इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। जबलपुर के अस्पताल में आग की घटना आपको याद ही होगी। 8 लोगों को मौत की नींद सुला देने वाले जबलपुर के इस अस्पताल का अग्निकांड सिस्टम की लापरवाही की जलती मिसाल बना। इस अग्निकांड के बाद बड़ा सवाल उठा कि आखिर क्यों फायर सेफ्टी के मामले में इतनी लापरवाही बरती जा रही है। उस घटना के बाद प्रदेश के अस्पतालों में, शिक्षण संस्थानों में और तमाम जगहों पर फायर सेफ्टी की जांच का अभियान भी चल रहा है, ऑडिट जिसे कहा जाता है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर यह आई है सतना से, जहां फर्जी फायर सेफ्टी एनओसी का सनसनीखेज मामला सामने आ गया। देखिए रिपोर्ट। अगर फायर सेफ्टी का फर्जी एनओसी मिलने लगे तो फिर जबलपुर अस्पताल में 8 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले अग्निकांड जैसे हादसों को भला कौन रोक पाएगा। प्रदेश में अस्पतालों समेत कई संस्थानों की इमारतें फायर सेफ्टी के मानकों में फेल साबित हो रही हैं। कहीं बिना फायर सेफ्टी के काम किया जा रहा है तो कहीं फायर सेफ्टी का एनओसी है लेकिन सेफ्टी नहीं। जबलपुर हादसे से सबक लेते हुए लगातार जांच और एक्शन का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच एक सनसनीखेज मामला सामने आया है सतना में। जी हां, सतना में फर्जी फायर सेफ्टी एनओसी बनाने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी एनओसी बनाने वाला पूरा गिरोह सूबे में एक्टिव था। सतना के निजी अस्पताल समरेटन ने जिला प्रशासन को फर्जी एनओसी पेश किया। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और सतना पुलिस ने इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। इसमें जो फर्जी फायर एनओसी का एक बड़ा रैकेट जो है यहाँ पर पकड़ा गया है। इसमें अपराध 420, 467, 468 का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गई। इसका जो मुख्य आरोपी है वो खरगोन जिले का प्रमोद विश्वकर्मा है। उसको गिरफ्तार किया जाकर पुलिस रिमांड में उसे सरगर्मी से जब पूछताछ की गई तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। इसमें जो उनके पीआरओ हैं पॉल वर्गीस और सैमरिटन हॉस्पिटल के प्रबंधक फादर जस्टिन बेडी, उनकी भी इसमें संलिप्तता पाई गई है। उनको भी आरोपी बनाया गया है। दरअसल जबलपुर हादसे के बाद सतना में भी तमाम निजी अस्पतालों की जांच की गई। इस दौरान 43 अस्पताल ऐसे पाए गए जिनके पास फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। इस जांच के दौरान समरेटन अस्पताल में फर्जी एनओसी पेश की गई। इसकी जांच के बाद पता चला कि खरगोन का रहने वाला एक शख्स फर्जी एनओसी बनाकर देता है। ये भी पता चला कि कई स्कूलों ने भी इस तरह के फर्जी एनओसी हासिल किए। पुलिस ने इस मामले में फर्जी एनओसी बनाने वाले प्रमोद विश्वकर्मा और अस्पताल के प्रबंधकों को आरोपी बनाया है। 5 अन्य जो स्कूल हैं जो इनके अंडर में हैं और वो इसका मैनेजमेंट देखते हैं, उन सभी स्कूलों के जो रिन्यूअल हुआ है फायर एनओसी का वो भी फर्जी तरीके से हुआ है। उसको भी जो है जांच में शामिल किया गया। लालच के आगे आम लोगों, यहाँ तक कि स्कूली बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों की कमी नहीं। अस्पताल या स्कूल में फायर सेफ्टी का इंतजाम करने के लिए कई मानकों पर खरा उतरना होता है जिनमें खर्च आता है, लेकिन इतना खर्च करने की जगह चंद पैसों में जाली दस्तावेज बनवाना आसान है। यही वो लालच है जो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता है। अब ये जांच का बड़ा मुद्दा है कि क्या सिर्फ सतना या फिर सूबे के दूसरे हिस्सों में भी फर्जी फायर एनओसी का खेल चल रहा है। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। प्रतीक अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रतीक, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने की जरूरत है कि कोई भी संस्थान अगर खुलता है तो उसकी एनओसी चेक की जा सके ऑनलाइन, कभी भी कहीं पर भी। यह होता तो है नहीं, ऊपर से फर्जीवाड़े का खेल हो रहा है। और यह हैरानी नहीं हो रही है इसीलिए क्योंकि जबलपुर का जो अस्पताल था उसके पास भी कागज तो पूरे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हादसा हुआ। पता चला कि केवल कागज ही थे, जमीन पर कुछ भी नहीं था। सतना में भी यही मामला सामने आया। अगर गंभीरता से जांच की जाए तो 1, 2 नहीं सैकड़ों मामले निकल जाएंगे ऐसे। देखिए बिल्कुल पुनीत, देखिए 1 अगस्त के दरमियानी दोपहर के आसपास की बात है जब एक बड़ा अग्नि हादसा यहां पर घटित हुआ था। 8 लोगों की जान चली गई, प्रशासन हरकत में आया, जांच बैठी, पूरे मध्य प्रदेश के अस्पतालों की जांच की बात उठी। हमने देखा कि कई जो लाइसेंस है अस्पतालों के वो भी निरस्त कर दिए गए, लेकिन कार्यस्तानियां यहां तक ही नहीं रुकी। सतना से जो मामला आया है वो बेहद गंभीर है और सनसनीखेज भी है कि फर्जी एनओसी तैयार की जा रही थी। इसके बाद तक तो मामले ये थे कि जो सरकारी जिम्मेदार थे वो संभवतः पैसे लेकर के कहीं ना कहीं दफ्तर में बैठे बैठे ही इंस्पेक्शन कर रहे थे और एनओसी जारी कर रहे थे, लेकिन सतना में तो एक फर्जी एनओसी का गिरोह है वो सक्रिय था। बहरहाल प्राथमिक
जांच में ही ये बड़ा खुलासा हो गया संभवतः। और चूंकि 43 अस्पतालों के पास एनओसी नहीं पाई गई है, तो क्या आनंद फानंद में अन्य अस्पतालों ने भी इस फर्जी गिरोह के जरिए एनओसी पाली? क्या मामला सिर्फ सतना तक ही सीमित है या मध्य प्रदेश यानी सूबे के अन्य जिलों तक भी ये पूरा जाल फैला हुआ था? ये एक बड़ा जांच का विषय है और बेशक इस मामले में बेहद गंभीरता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि संभवतः खरगोन जिले के आसपास का जो है आरोपी बताया जा रहा है। और क्या इसने और भी जिलों में अपनी सक्रियता बढ़ाई थी और वहां भी ऐसी फर्जी एनओसी दी है या नहीं दी है, ये बेहद जांच का विषय है। जहां तक आपने इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात की, तो बेशक इसकी आवश्यकता है, क्योंकि पारदर्शिता कहीं ना कहीं बरतनी होगी। यह भी महत्वपूर्ण होना चाहिए कि अगर कोई आम उपभोक्ता या फिर मरीज जो है, अगर वो अस्पताल जाना चाहे तो वेबसाइट पे ही उसकी तमाम सुविधाएं, उसके पास आखिर कौन कौन सी एनओसी है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं, ये तमाम चीजों को अब ऑनलाइन भी करने की आवश्यकता वर्तमान में महसूस हो रही है, ताकि कम से कम मरीज कम से कम ये तो समझ सकेगा कि आखिर जिस अस्पताल में वो जा रहा है, अगर कोई बड़ा अग्नि हादसा होता है तो वहां कम से कम संसाधन तो होंगे, नियमों के चलते तो उस अस्पताल का संचालन हो रहा है, कम से कम वहां के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो क्वालिफाइड है या नहीं है। तो बेशक इसकी बेहद एक महत्वपूर्ण आवश्यकता आज के दौर में महसूस की जा रही है। और सतना की ये बात है, जबलपुर की इसके पहले की हमने बात है, तमाम बड़े शहरों में भी लाइसेंस जो है वो निरस्त हुए हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उनके पास फायर की एनओसी ही नहीं थी और अन्य मापदंडों पर भी वो खरा नहीं उतर रहे थे। हमने ये खबर दिखाई थी कि जबलपुर जिले के 88 निजी अस्पतालों को नगर निगम की भवन शाखा ने नोटिस जारी करे हैं, क्योंकि कहीं घर का नक्शा पास था, वहां अस्पताल चल रहे थे, एनओसी नहीं थी, तो कहीं अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया था, तो कुछ ने तो पार्किंग की जगह को ही निगल लिया था। तो तमाम अनियमितताएं हैं स्वास्थ्य सिस्टम में और निजी अस्पतालों की जो भर्राशाही हम इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेधड़ल्ले से जारी है, जिस पर लगाम लगानी बेहद आवश्यक है। प्रतीक, बहुत गंभीरता सरकार ने दिखाई थी। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि ऐसे मामलों की जांच होना चाहिए और उसके बाद जाहिर तौर पर हम देख भी रहे हैं कि जांच भी शुरू हो गई है। सतना में तभी मामला उजागर भी हुआ है, लेकिन मामला अलग अलग विभागों का पड़ जाता है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे फायर सेफ्टी विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो, अलग अलग विभाग जो हैं सबसे एनओसी लेनी होती है। एक सिस्टम या ये सारे विभाग क्या एक साथ मिलकर साझा तौर पर कोई तैयारी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के लेवल पर यह तैयारी होने की जरूरत है, तभी जाकर ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल साफ हो पाएंगी और इनमें कोई जो फर्जीवाड़ा जो चल रहा है वो नहीं हो पाएगा। मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि क्या ये एनओसी लेने का तरीका जो है या नियम जो है, क्या इतने पेचीदा हैं कि ये फर्जीवाड़ा या जालसाजी की तरफ लोग चले जाते हैं? देखिए, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं पुनीत कि अगर 100% नियमों की तहत बात की जाए तो कोई भी अस्पताल संचालित नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में, ऐसा लोग कहते हैं। बहरहाल धरातल पे अगर बात की जाए तो जबलपुर में जो तस्वीर सामने आई वो कहीं ना कहीं इस दावे को कहीं ना कहीं खरा साबित करती है। 125 के आसपास अस्पताल थे, 25 से अधिक अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, 88 अस्पतालों की जांच रिपोर्ट की गई तो सभी में अनियमितताएं पाई गई। तो ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि संभवतः एक भी निजी अस्पताल शायद तमाम आहर्ताओं को पूरा नहीं करता है। एक जो बेसिक क्राइटेरिया किसी भी अस्पताल का है कि उसके चारों ओर एम्बुलेंस घूम सके, ऐसा परिवेश होना चाहिए। एंट्री एग्जिट के 2 अलग अलग पॉइंट्स यहां पर होने चाहिए। हर बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर की एक जो पाइपलाइन है वो मौजूद होनी चाहिए। तो तमाम ओपीडीज होती हैं, वहां फायर एक्सटिंग्विशर 5-5 किलो के कम से कम जो बेड्स की संख्या है उस अनुपात में प्रत्येक 5 बेड पर एक एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया जो हम समझ पाए, ऐसे 28 से ज्यादा बिंदु हैं जिसका पालन एक निजी अस्पताल को करना होता है और अलग अलग विभागों से उसे एनओसी प्राप्त करनी होती है। तो अगर ठीक है, सरकार ने नियम बनाए हैं, एनओसी अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसका धरातल पर पालन भी करना आवश्यक है। जो लोग पालन नहीं करते तो अमूमन ऐसे शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, फिर भ्रष्टाचार का जन्म यहां पर इस्तेमाल करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन अस्पताल खोलकर बिजनेस जरूर चलाएंगे, तो वो भी ढंग से नहीं चलाएंगे, उसमें भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। बड़ी हैरानी होती है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की दरकार है। बहुत शुक्रिया प्रतीक। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बिजली चोरी रोकने के उपाय फ्यूज नजर आते हैं। प्रदेश में बिजली की चोरी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। सबसे ज्यादा बिजली चोरी भिंड, मुरैना, ग्वालियर, हरदा और रायसेन में हो रही है। भिंड में 65.2% बिजली चोरी हो रही है। मुराना सर्किल में यह आंकड़ा 58% से ज्यादा है। रायसेन में 54%, हरदा में 53% है। बिजली चोरी का आंकड़ा है। भोपाल उत्तर शहर में लगभग 47%, भोपाल सिटी साउथ में 35%, भोपाल सिटी पूर्व में 49% बिजली चोरी हो रही है। वहीं बिजली कंपनियां कहती हैं कि वो बिजली चोरी रोकने के उपाय कर रही हैं।
चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनी लगातार प्रयास करती है। इसके लिए जो है ओवरहेड लाइनें, जहां हमारी लाइनें जा रही हैं और जहां थेफ्ट प्रोन एरिया है, वहां हम आर्मर्ड केबल बिछाते हैं। अभी हमने नया प्रयोग किया है, आपने देखा होगा, ऑटो कट ऑफ मीटर लगा रहे हैं, ऑटो कट ऑफ वितरण ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। ख़ास तौर पे भोपाल उत्तर में लगाया है, होशंगाबाद में लगाया है, सीहोर में लगाया है। और यदि यह प्रयोग हमारा सफल होता है ऑटो कट ऑफ ट्रांसफार्मर वाला, तो फिर हम इसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर में कोशिश करेंगे, लगाएंगे। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई है, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रंजना, अभी हम एक अधिकारी की बाइट सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि ये प्रयोग यदि हमारा सफल रहता है तो हम भिंड, मुरैना, ग्वालियर में भी इसे वापस लगाने का काम करेंगे। कट ऑफ मीटर की वो बात कर रहे थे, लेकिन ये एक सबसे बड़ी वजह बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ की यही है कि आधी से ज्यादा बिजली तो चोरी हो रही है और इसको रोकने का उपाय उतना प्रभावी नहीं है क्योंकि अभी भी केवल प्रयोग चल रहे हैं। जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि बीते कई सालों से जो बिजली चोरी है वो लगातार हो रही है और इसका जो प्रतिशत है वो भी हमने आपको दिखाया। और अगर और दूसरे आंकड़ों की भी बात करी जाए पुनीत, तो ग्रामीण इलाकों की जगह शहरी इलाके भी ऐसे हैं जहां पर बिजली चोरी लगातार बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके लिए जो बिजली विभाग है खास करके उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो इससे पहले भी जो बिजली विभाग है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, कई तरह की जो कवायद है वो कर चुका है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कहा जाए तो बिजली चोरी और अवैध जो बिजली कनेक्शन है उसको रोकने में नाकामयाबी रहे। चाहे इन्होंने अलग से बिजली थाने बनाने की बात कही है या फिर जो विजिलेंस टीम है वो निरीक्षण भी करेगी और जो स्पॉट फाइन है उसको लगाने की भी इन्होंने बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ये जो चीज़ें हैं वो कारगर साबित नहीं हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से भिंड, मुरैना और ग्वालियर को चिन्हित किया है बिजली विभाग ने, यह भी कहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बिजली चोरी है वो की जा रही है, तो इसके तहत यहाँ पर जो आर्मड केबल है वो बिछाई जाएगी और इसी के साथ ही जो कट ऑफ ट्रांसफार्मर है इसका प्रयोग भी किया जाएगा, क्योंकि अभी नर्मदापुरम और एक और जिला है जहाँ पर इस तरीके का प्रयोग किया गया है और अगर ये वहीं पर सफल होता है तो भिंड और मुरैना में भी कुछ इसी तरह का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब सजा का प्रावधान भी है, विजिलेंस टीम भी निरीक्षण करती है और लगातार इस तरीके प्रयोग भी किए जाते हैं, तो बिजली चोरी रोकने में आखिर बिजली विभाग क्यों नाकामयाब है और अब तक सख्त से सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है ताकि प्रदेश भर में इस तरह से जो अवैध बिजली कनेक्शन है और बिजली चोरी के मामले हैं उनको पूरी तरह से रोका जा सके। पुनीत, अगर राजधानी भोपाल की बात करी जाए तो यहाँ पर तमाम अधिकारियों की मौजूदगी के बाद ही कई ऐसे रहवासी इलाके हैं जहाँ पर खुल्लम खुल्ला जो बिजली चोरी है, अवैध बिजली कनेक्शन है वो लिए हुए हैं लोग और उन पर ना तो किसी तरह का कोई जुर्माना और ना ही किसी तरह से कोई एक्शन अब तक लिया गया है। तो ऐसे में यही बड़ा सवाल है कि आखिर जब बिजली विभाग को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है तो आखिर कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल, आखिर कार्रवाई कब होगी, सवाल ये भी। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए, क्योंकि बिजली कंपनियां जो हैं वो तो कह देती हैं कि उनको घाटा हो रहा है। घाटा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजली की चोरी हो रही है, आधी से ज्यादा बिजली चोरी हो रही है कई जिलों में, ये भी हमने आपको बताया। बिजली चोरी हो रही है, घाटा हो रहा है और बोझ किस पर पड़ रहा है? जो बिजली का बिल भरते हैं, फिर से बिजली का बिल महंगा हो जाता है। यह स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है और छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कौन है? यह स्वास्थ्य विभाग का बीपीएम है, इस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बरमकेला पुलिस ने आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। से डायरिया की रिपोर्ट के लिए अपने क्वार्टर में बुलाया और उसके साथ छेड़खानी किया था और महिला को उत्पीड़न किया था, जिसकी रिपोर्ट पर 354, 509 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी केशव प्रसाद जायसवाल को आज दिनांक 6/9/2021 को 11 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेएमएफसी न्यायालय सारंगगढ़ भेजा गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सुकमा से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पूना नरकोम अभियान का बड़ा असर यहां देखने को मिला है और इसके तहत अब 9 नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटने के लिए हथियार डाल दिए हैं। गोलापल्ली थाने में इन्होंने आत्मसमर्पण किया है।
जिला पुलिस और सीआरपीएफ के सामने इन्होंने हथियार डाले हैं। ये सभी नक्सली कई घटनाओं में शामिल भी रह चुके हैं और आज इन्होंने सरेंडर किया है मुख्य धारा में लौटने के लिए वास्ते। तो सुकमा से बड़ी खबर, 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। पूना नरकोम अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार नक्सली हिंसक वारदातों को छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के लिए सामने आ रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं और ये लगातार प्रक्रिया जारी है। पुलिस विभाग, सुरक्षा बल लगातार अपील भी करते हैं सभी से कि हथियार छोड़ें, मुख्य धारा में लौट आएं। और इसका असर भी हुआ है। 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। गोलापल्ली थाने में इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। सभी नक्सली कई सारी घटनाओं में शामिल बताए जाते हैं। 9 नक्सली बताए जाते हैं जो कि कई सारी नक्सल वारदात जो हैं उसमें वो शामिल रहे हैं और अब ये वापस लौटना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने गोलापल्ली थाने में इन्होंने सरेंडर किया है। अधिकारियों के सामने इन्होंने हथियार डाले हैं। पूना नरकोम अभियान का ये असर और अब इन्हें मुख्य धारा में लौटने को लेकर जो जरूरतें होती हैं, जो सुविधाएं जो प्रदान की जाती हैं, वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आइए बात कर लेते हैं मौसम की। छत्तीसगढ़ में मौसम कैसा रहने वाला है। रायपुर से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। येलो कैटेगरी का यह अलर्ट है और 9 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। कौन कौन से जिले हैं? कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, यहां के लिए अलर्ट है। इसके अलावा कोरबा, बिलासपुर, पेंड्रा और सुकमा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश होने की संभावना फिर से जता दी मौसम विभाग ने और येलो कैटेगरी का अलर्ट है। भारी बारिश के साथ बिजली भी गिर सकती है, बिजली कड़क सकती है, बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए यह चेतावनी जारी की है। तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, पेंड्रा, सुकमा के लिए अलर्ट है। इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, शातिर ठग के निशाने पर राजधानी के व्यापारी हैं। जी हां, क्योंकि 1 महीने में ठगी की 4 वारदातों को अंजाम दिया गया है। आरोपी ने कपड़ा व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी समेत कुल 4 व्यापारियों को चपत लगाई है। हजारों का सामान लेकर वो रफू चक्कर हो जाता है। ये ठग बताया जाता है और खुद को सरकारी अधिकारी या उनका परिचित बताता है। दुकान से सामान खरीदने के बाद घर पर पेमेंट देने के बहाने वो ठगी को करता है। भोपाल में 2 साल से ये शातिर ठग सक्रिय है, ऐसा बताया जाता है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पुलिस ने अभी तक कोई उसका सुराग नहीं लगा पाई है। शातिर ठग भोपाल पुलिस के लिए चुनौती है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।